Hello students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Garima Singh and today we will be learning how do organisms reproduce. देखो लास्ट क्लासेस में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज कमिंग इन योर टर्म 2 एग्जामिनेशन. तो हम टर्म 2 का सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चों साथ में और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. आज की क्लास बहुत स्पेसिफिक क्लास है और इस स्पेसिफिक क्लास में हम डिस्कस करेंगे उन स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिन्हें आप प्लांट्स कहते हो. तो हम सीखेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सो वी विल बी लर्निंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो देखो जब भी प्लांट की बात होगी बच्चा, जब भी प्लांट की बात होगी हमें ना कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये फ्लावर क्या होता है. फिर हम आज की क्लास में सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर के क्या अलग अलग पार्ट्स हैं. फिर हम सीखेंगे कि फ्लावर कितने टाइप्स का हो सकता है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन, कि पोलन ग्रेन किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. फिर हम देखेंगे अलग अलग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन और सीखेंगे अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन किस किस की हेल्प से हो सकता है. फिर क्या सीखोगे, फिर आप सीखोगे कि एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो किस चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, क्या चीज़ें मिक्स होंगी. तो हम सीखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन. Then we will be learning about कि fertilization के बाद क्या होगा, which means we will be learning about the post fertilization changes and after that we will be understanding germination, कि किस तरीके से seed से नया plant grow होता है. So we will be talking about germination also. So these are all the topics which we have to cover together. So let us quickly begin and see what is exactly a flower and what does it mean to a flowering plant. So for understanding this बच्चों, सबसे पहली चीज़ विच यू शुड नो इज़ कि जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वही होता है एक फ्लावर. सो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. और ये फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं उनकी शूट पे, मतलब उनकी स्टेम वाले पार्ट में उनकी शूट्स पे अराइज होते हैं और ये सर्व करते हैं एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. मतलब फ्लावर के अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनका फॉर्मेशन होगा, कुछ स्पेशल सेल्स बनेंगे जिनके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाए. हम लोगों को अभी तक क्या पता है, ये पता है कि अगर रिप्रोडक्शन होना है सेक्सुअली तो कुछ स्पेशल सेल्स यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन चाहिए और फ्लावरिंग प्लांट्स में ये गैमेट्स इन्हीं फ्लावर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्लावर के एग्जैक्टली क्या क्या पार्ट्स हैं और कहाँ पर हमें ये स्पेशल टाइप के सेल्स यानी गैमेट्स मिलेंगे. तो पहले पढ़ा है ना बचपन में 6th-7th क्लास में, वही चीज़ रिवाइज कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या होते हैं. पहला पार्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली फ्लावर का पार्ट नहीं है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से फ्लावर स्टेम से अटैच्ड है और ये है उसकी डंडी यानी स्टॉक. ठीक है, इसी को हम पेडिसिल कह सकते हैं. तो जो फ्लावर है वो शूट से कैसे अटैच रहता है, वो अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक और अ पेडिसिल. जो टिप ऑफ द स्टॉक होती है वो थोड़ी सी एनलार्ज्ड होती है, थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है और यहीं से पेटल्स, सेपल्स या फ्लावर के दूसरे पार्ट्स अराइज होते हैं. ये जो ऊपर का थोड़ा फ्लैट वाला पोर्शन होता है इसे आप कहते हो थैलेमस. तो अगर ये स्टॉक है बेटा तो इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा एनलार्ज है, थोड़ा सा फ्लैट है, इसको आप थैलेमस बुला रहे हो और इस थैलेमस से बाकी सारे पार्ट्स अटैच्ड होंगे. ठीक है, इस थैलेमस से बाकी सारे पार्ट्स अटैच्ड होंगे. सो दिस इज व्हाट वी शुड नो. अब ये जो फ्लैटेंड पार्ट है इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा थैलेमस. नेक्स्ट चीज़ क्या पता होनी चाहिए, नेक्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए कि एक फ्लावर की बेसिकली होती हैं 4 वर्ल्स. सबसे बाहर वाली वर्ल को मतलब लेयर को आप कहते हो एज कैलिक्स. ठीक है, क्या कहते हो, कैलिक्स. अब कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स. ठीक है, दूसरी वर्ल उसे आप कहते हो कोरोला. कोरोला क्या होता है, कोरोला इज कलेक्शन ऑफ पेटल्स. थर्ड वर्ल्ड इट इज नोन एज एंड्रोशियम और एंड्रोशियम मतलब स्टेमन. तो एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. तो ये है थर्ड विच इज एंड्रोशियम. और अगर 4 हैं मतलब कंप्लीट फ्लावर है तो जो चौथी होगी वो होगी गाइनोशियम विच इज द पिस्टल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. एक एक करके सबको देख लेते हैं, इस तरीके से दिखाई देंगे. तो ये है हमारा स्टॉक, थैलेमस, पहली वर्ल बाहर वाली ग्रीन सेपल्स वाली जो वर्ल होती है कैलिक्स, दूसरी इन पेटल से मिलके बनी हुई कोरोला, तीसरी इस स्टेमन वाली एंड्रोशियम और चौथी ये बीच वाली मतलब पिस्टल वाली मतलब गाइनोशियम. सो दीज आर दी 4 वर्ल्स इन अ फ्लावर. ठीक है,
कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स क्या होता है बेटा? कैलिक्स होता है सबसे बाहर का पार्ट फ्लावर का, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये ग्रीन लाइफ स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप सेपल्स कहते हो, ये यूनाइट करते हैं, और सेपल्स यूनाइट करके क्या बनाते हैं? बनाते हैं कैलिक्स। ठीक है, जब फ्लावर उसकी बड वाली कंडीशन में है, बड वाली कंडीशन में है, तब ये सेपल्स क्या करते हैं? ये उस बड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब कवर करके रखते हैं, ताकि उसके अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हो उनको आप प्रोटेक्टेड कंडीशन में सेव करके रख सको। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ जो आप देखोगे वो प्रेजेंट होंगे बाकी सारे पार्ट्स। तो बाहर क्योंकि कैलिक्स है, ये सेपल्स का कलेक्शन है, इसलिए अंदर के पार्ट्स वेल प्रोटेक्टेड रह पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिखेगी बच्चों, वो कैसी दिखेगी? ये देखो कैलिक्स देख सकते हैं, है ना? कैलिक्स के अंदर क्या दिख रहा है? कैलिक्स के अंदर दिख रही है नेक्स्ट वर्ड। मतलब इसी डायग्राम में हम कोरोला भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आप पेटल्स कहते हो, और पेटल्स के इन कनेक्शन को, पेटल्स के इस कलेक्शन को क्या कहने वाले हो? कोरोला कहने वाले हो। ठीक है, सबसे बाहर सेपल्स का कलेक्शन कैलिक्स, देन पेटल्स का कलेक्शन विच इज नोन एज कोरोला। अब कोरोला कैसा है? पेटल्स का बना हुआ है और सेकेंड वर्ल है। ठीक है, यूजुअली या तो ये वाइट की होती है कलर की, या तो ये किसी दूसरे कलर की होती है। ग्रीन ये जनरली नहीं होती। वाइट कलर की आपको उन प्लांट्स में मिलेगी जो रात के टाइम ब्लूम करते हैं, जो नाइट टाइम के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कलरफुल आपको उन प्लांट्स में मिलेगी जो दिन के टाइम इंसेक्ट्स को या दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसका काम है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्शन इसका मेन फंक्शन रहता है। ठीक है, तो इसका काम है कि अट्रैक्ट कर सके। अब पेटल्स क्या है? पेटल्स जनरली लार्ज होते हैं, इनमें से खुशबू आती है, और ये होते हैं ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो इस तरीके से होते हैं हमारे पेटल्स। तो हमें बहुत क्लियरली बचपन से पेटल्स के बारे में पता है। देखो यहाँ हम अलग अलग कलर के पेटल्स देख सकते हैं फ्लावर्स में। फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम, एज आई टोल्ड यू कि एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम है मेल पार्ट, और ये मेल पार्ट ना दो चीज़ों से बना है। एक है इसमें पतली सी डंडी वाला स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो फिलामेंट, और ऊपर आपको एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें दो लोब्स हैं। तो ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट है, इस चीज़ को आप कहते हो एंथर। तो ऊपर एंथर होता है, नीचे पतली सी डंडी जो कि होती है फिलामेंट। इस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर का बुलाओगे स्टेमन, और सारे स्टेमन्स मिलकर कहलाते हैं एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये है हमारी थर्ड वर्ल। ठीक है, इनर टू द पेटल्स। इसके अंदर डेलिकेट पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें आप कहते हो स्टेमन। हर स्टेमन कैसा है? इसमें एक लंबा लॉन्ग थिन सा फिलामेंट है, और ऊपर एक ब्रॉड बायलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हो एंथर। ठीक है, अब इस एंथर के अंदर क्या है? इस एंथर के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। सो एंथर कंप्राइजेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो इसके अंदर एक सैक है, मतलब एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है विच इज फुल ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो आप इसको ऐसे खोलोगे तो आपको दिखेगा अंदर एक कंपार्टमेंट और है। तो जनरली ऐसा ही होता है कि दो लोब्स के अंदर ऐसे दो थीका या दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम डायथीकस कंडीशन भी कहते हैं। अंदर क्या होगा? एक बैग होगा, पोलन सैक बुला रहे हो आप उसे, और पोलन सैक के अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। तो येलो कलर का पाउडरी मटेरियल होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। तो स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसका काम है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? येलोइश इन कलर हैं, और ये पोलन ग्रेन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स के अंदर आपको मिलने वाला है प्लांट का मेल गैमेट। क्या मिलने वाला है? मेल गैमेट। तो हर पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता है। तो पोलन ग्रेन के अंदर ही आपको मेल गैमेट मिलेंगे। तो हर पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो मेल गैमेट मिलेंगे, और एक स्पेशल सेल मिलेगा जो है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल उसके न्यूट्रिशन नरिशमेंट का ध्यान रखेगा, और वो मेल गैमेट्स जो हैं वो हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, मतलब मेल गैमेट, वो स्पेशलाइज सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मेल गैमेट मिलेगा इनसाइड द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता है। क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट रहता है ना, तो इसी कारण से पोलन ग्रेन को आप बुला सकते हो मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को इसीलिए आप बुलाते हो मेल गेमेटोफाइट।
क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं मेल गैमेट, तो इनको हम स्पर्म न्यूक्लियाई या मेल गैमेट कह सकते हैं। तो इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं 2 मेल गैमेट्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है वो है लास्ट मतलब इनर मोस्ट पार्ट विच इज द गाइनोशियम। तो सबसे अंदर फीमेल पार्ट विच इज गाइनोशियम, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि पिस्टल के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे कार्पल, और कार्पल को अगर हम देखेंगे तो कार्पल में क्या है? कार्पल में प्रेजेंट है 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर प्रेजेंट है इस तरीके का कुछ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे आप कहते हो स्टिग्मा, ठीक है। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पोलन ग्रेन को आकर इसी के ऊपर लैंड करना होता है। तो यहाँ पर होता है स्टिग्मा, फिर एक पतली सी डंडी वाला पोर्शन है जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे की तरफ जो फूला हुआ पार्ट है वो स्ट्रक्चर है ओवरी, वो स्ट्रक्चर है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हैं 3 पार्ट्स ऑफ अ कार्पल, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ अ कार्पल। और ओवरी के अंदर जब आप देखोगे तो पता है क्या दिखेगा? ओवरी के अंदर दिखेगा आपको एक स्ट्रक्चर अटैच्ड जो कि होता है ओव्यूल। अब ये ओव्यूल एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग कौन से प्लांट की वो ओवरी है, कौन से फ्लावर की वो ओवरी है। जैसे मैंगो के अंदर एक ही होगा, पर टोमेटो में बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, पी में बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल है, बट हर ओवरी के अंदर ओव्यूल तो होगा ही होगा। नाउ व्हेन यू लुक इनटू द ओव्यूल, नो, ओव्यूल के भी अंदर जब देखेंगे बच्चा तो पता है क्या दिखेगा? इसके अंदर आपको दिखाई देगा एक स्ट्रक्चर जिसे आप एम्ब्रियो सैक कहते हो, एक स्ट्रक्चर जिसे आप एम्ब्रियो सैक कहते हो। तो यहाँ पर पहले आपको दिख रहा है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं काफ़ी सारे सेल्स, और काफ़ी सारे, इसका एक काउंट भी है, कितने होते हैं टोटल मिला के? 7 सेल्स होते हैं इसके अंदर, और उन 7 सेल्स के साथ इसके अंदर होते हैं 8 न्यूक्लियस। तो हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 सेल्स मिलेंगे और मिलेंगे 8 न्यूक्लियस। इसका तो ये मतलब हुआ ना मैम कि कोई एक ऐसा सेल होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो बीचों बीच सेल है ना, उसे कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसके अंदर एक नहीं 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको ये जो बीचों बीच वाला सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। इन न्यूक्लियस को आप कहते हो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर ये जो सेल प्रेजेंट होगा, ये जो सेल प्रेजेंट होगा, इस सेल को हम कहते हैं फीमेल गैमेट, यानी कि हमारा एग सेल, फीमेल गैमेट यानी कि हमारा एग सेल। अब इसके अंदर बाकी भी सेल्स हैं, ऊपर के को हम एंटीपोडल कहते हैं, नीचे के 2 को हम सिनर्जिड्स कहते हैं, बट ठीक है, उतना भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या रखना है? याद रखना है सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई, और एक है जो हमारा फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं एग सेल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एग सेल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा गाइनोशियम में, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा गाइनोशियम में। तो देखो यही बताया, कार्पल है, सबसे अंदर की वर्ल है, इनर मोस्ट पार्ट है एक फ्लावर का, इसी को आप पिस्टल या गाइनोशियम का पिस्टल भी कहते हो। पिस्टल रिप्रेजेंट करता है सेंटर, और इसी को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह रहे हो। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों ये। सबसे नीचे वाला सबसे फूला हुआ पार्ट ओवरी, फिर क्या बीच का एलोंगेटेड पार्ट स्टाइल, और सबसे ऊपर स्टिकी लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि है स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, और हर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एक एग सेल यानी कि एक फीमेल गैमेट। सो एवरी ओव्यूल विल कंटेन 1 फीमेल गैमेट, जबकि हर पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता था? 2 मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट हैं, बट हर एक ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एक ही फीमेल गैमेट है, ठीक है, उसके अंदर एक ही फीमेल गैमेट है, मतलब एक ही एग सेल है। तो ओव्यूल्स क्या हो गए? ओव्यूल्स हो गए स्मॉल राउंडेड बॉडीज जो आपको ओवरी के अंदर मिलते हैं। हर ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल प्रेजेंट है, जो बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जब मेल गैमेट यहाँ अंदर आएगा, एग सेल से कंबाइन करेगा, जब ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद जो बाहर का ओव्यूल है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा सीड में, और ये पूरी जो आपकी ओवरी है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी इनटू फ्रूट। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे। तो अभी ऐसा कुछ दिखेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन भी होती है। और
हर एक ओव्यूल को हम ऐसे देख सकते हैं। हर एक ओव्यूल के अंदर वही सेम स्ट्रक्चर हमें दिखने वाला है कि हर एक ओव्यूल के अंदर हमको एम्ब्रियो सैक दिखेगा, जिसमें हमें दिखाई देंगे ऊपर 3 बड़े बड़े सेल्स, नीचे फिर से 2 बड़े सेल्स, यहाँ पर फीमेल गैमेट, और ये जो बीच का सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे थे। तो क्या काम के हैं? ये 2 न्यूक्लियस काम के हैं, और ये वाला सेल मतलब एक्स सेल हमारे काम का है। ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों से हमें खासा मतलब अभी है नहीं। अब ना फ्लावर की अगर आप बात करोगे तो आपको पता है ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ये चारों वर्ल्स मिले। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये चारों लेयर्स नहीं होती, जिनमें केवल 3 ही वर्ल्स प्रेजेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में हों। अगर तो है ना, अगर हैं तो आप क्या कहोगे? आप ऐसे फ्लावर को कहोगे एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे इस फ्लावर को? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका क्या मतलब है कि स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो हिबिस्कस में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और यहाँ नीचे ओवरी है, और साथ में ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे येलो येलो वाले, ये स्ट्रक्चर्स आपके स्टेमन है। पेटल्स तो दिख ही रहे हैं, सेपल्स भी दिख ही रहे हैं, तो इसमें चारों वर्ल्स हैं। तो ये एक कंप्लीट फ्लावर है, और एक कंप्लीट फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, विच मीन्स इट हैज गॉट बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनसाइड इट, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स क्या याद रखोगे? हिबिस्कस और साथ साथ मस्टर्ड याद रख लेना। तो हिबिस्कस और मस्टर्ड बुक में लिखे हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम आगे मूव ऑन करें तो हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल हो। फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि उसमें या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो। इफ़ द फ्लावर इज हैविंग ओनली द मेल पार्ट, ओनली द मेल पार्ट, उसमें गाइनोशियम है ही नहीं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एज अ स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहते हैं? एज अ स्टैमिनेट फ्लावर। तो यहाँ पर आपको बीच में गाइनोशियम नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंथर और फिलामेंट। तो फ्लावर में एंथर और फिलामेंट है, ठीक है, मतलब स्टेमन है, कैलिक्स है, कोरोला है, पर गाइनोशियम नहीं है। मतलब ये फ्लावर एक मेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर को आप बुलाते हो स्टैमिनेट फ्लावर। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्लावर में फीमेल पार्ट है, ठीक है, मतलब पिस्टिल है, गाइनोशियम है, और मेल पार्ट एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर को आप कहोगे पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर को आप कहोगे पिस्टिलेट फ्लावर। तो फ्लावर कैन बी स्टैमिनेट और इट कैन बी पिस्टिलेट, और इट कैन बी पिस्टिलेट, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो स्टैमिनेट होगा या तो पिस्टिलेट होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो दोनों ही ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होंगी। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन। तो पपाया और वाटरमेलन ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो सोचो, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो मेल वाला गैमेट मेल फ्लावर में, फीमेल वाला गैमेट फीमेल फ्लावर में, है ना। इसीलिए कभी नोटिस करना कि हर पपाया के पेड़ में पपाया नहीं आते, हर पपाया के पेड़ में पपाया नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि पपाया के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर्स ही उगते हैं। अब मेल फ्लावर्स में ओवरी नहीं है तो फ्रूट कहाँ से बनेगा? इसीलिए वहाँ पर फ्रूट नहीं बनता, इसलिए वहाँ पर फ्रूट नहीं बनता। लोगों को लगता है अरे हमारे पेड़ को कुछ हो गया, भूत चढ़ गया, चुड़ैल चढ़ गई। कुछ नहीं हुआ ऐसा, उसके पास ओवरी ही नहीं है, फीमेल पार्ट ही नहीं है, फीमेल फ्लावर ही नहीं है। फीमेल फ्लावर होगा तब तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा, ठीक है। इसलिए हर पपाया का प्लांट आपको पपाया नहीं देता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब बेटा ये क्या हो रहा है? ये आपने देखा होगा गार्डन्स में अक्सर कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कीड़े ना फूलों के आसपास भिनभिनाते रहते हैं। क्यों भिनभिना रहे? क्योंकि ये कराना चाह रहे हैं पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, तो ये कराना चाहते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है मैम पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र। एग्जैक्टली, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अगर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसी प्रोसेस को मैं कहती हूँ पॉलिनेशन। आई कॉल दिस प्रोसेस एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है प्रोसेस बाय विच द मेल पार्ट, मतलब जो मेल पार्ट था स्टेमन, उसमें से निकल के पोलन ग्रेन्स
आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में भी क्या, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा। सो पॉलिनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया दोनों प्लांट की स्पीशीज सेम हो, स्पीशीज सेम हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक चाइना रोज का प्लांट था और दूसरा मस्टर्ड का प्लांट था, ऐसे में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो स्पीशीज सेम होनी कंपलसरी है, स्पीशीज सेम होगी तब जाके ये किसी काम का रहेगा। अब पॉलिनेशन भी पता है, अब नोटिस करना दो टाइप का होता है, पॉलिनेशन हमेशा दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अगर फ्लावर मेरा केपेबल है, ठीक है बेटा, अगर फ्लावर मेरा केपेबल है, कंप्लीट है, बायसेक्सुअल है, तो उसमें एंथर भी है, उसमें स्टिग्मा भी है, तो इसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। अगर तो ये हो जाए कि एक ही फ्लावर में यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और यहाँ लैंड हो गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ऐसे ही अगर मैं पूरा प्लांट हूँ, मेरा एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, और यहाँ से निकल के दूसरे फ्लावर पे लैंड हो जाए, तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो जब तक मेरा प्लांट सेम है और विद इन द सेम प्लांट पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तब तक मैं कहूँगी सेल्फ पॉलिनेशन। सो द प्लांट शुड बी सेम, द फ्लावर कुड बी सेम और इट कुड बी डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। एक ही फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमारा दो कैटेगरीज का है, पहला है सेल्फ और दूसरा है क्रॉस। सेल्फ में क्या है, सेल्फ में है कि जब भी पॉलिनेशन होगा विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ और ऑन द सेम प्लांट, तो प्लांट सेम होना चाहिए, या तो सेम फ्लावर भी हो या तो टू डिफरेंट फ्लावर्स हो, बट प्लांट सेम होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, झड़ के गिर जाएंगे और सेम प्लांट के स्टिग्मा पे फॉल हुए, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। दूसरी चीज क्या कहलाएगी, दूसरी चीज कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है मैम, क्रॉस पॉलिनेशन तब होता है बच्चों जब दो डिफरेंट प्लांटों पर सेम स्पीशीज के हों, जैसे कि एक रोज प्लांट यहाँ लगाए, एक रोज प्लांट 1 किलोमीटर दूर लगाए, अगर इन दोनों के बीच में किसी तरह पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए और यहाँ से निकल के वहाँ लैंड हो जाए या वहाँ से यहाँ लैंड हो जाए, तो मैं इसे कहूँगी क्रॉस पॉलिनेशन, तो मैं इसे कहूँगी क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन हैपेंस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज फिर भी सेम रहनी चाहिए, हम एक रोज प्लांट को एक लोटस के प्लांट के पोलन के साथ मिक्स करके फ्यूज नहीं करा सकते, ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होता है विद इन द सेम स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज सेम रहना कंपलसरी है, कंपलसरी है। अब एक बार आपने ये करा लिया ना बेटा, एक बार ये करा लिया, तो ये कराया कैसे, कराने के लिए आपको किसी की मदद लगी होगी, हो सकता है जिनने आपकी मदद करी वो लिविंग थिंग्स थी। अगर लिविंग थिंग्स आपकी मदद करें तो हम कहेंगे कि बायोटिक एजेंट्स ने आपकी हेल्प करी है, जैसे इंसेक्ट्स ने, एनिमल्स ने, ठीक है। इनमें भी हनी बी सबसे बड़ा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, हनी बी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है प्लांट्स की पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराने में। तो हो सकता है कि एजेंट आपका रहा हो कोई इंसेक्ट, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स ने आपकी हेल्प करी हो। आपने देखा कि हवा चल रही थी, हवा से पोलन ग्रेन उड़ के चला गया, तो विंड एक ए बायोटिक फैक्टर है जो एक एजेंट है पॉलिनेशन का। ऐसे ही जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं वो वाटर में पोलन ग्रेन शेड करते हैं और पोलन ग्रेन्स वाटर में फ्लोट कर करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं दूसरे फ्लावर के, तो वाटर भी एक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। तो इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो प्लांट की हेल्प कर रहा था। एक बार उसकी हेल्प हो गई, किसी तरह पोलन ग्रेन वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, पहुँच गया मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, पता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी इन दोनों के बीच में बातचीत यानी वार्तालाप। अब ये करेंगे एक दूसरे से बात, ये जो पोलन ग्रेन यहाँ आया ये बात करेगा इस पिस्टिल से, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और इन केमिकल्स के मीडियम से ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, दे विल टॉक टू ईच अदर। और अगर ये पिस्टिल को लगता है कि हाँ ये पोलन ग्रेन सही है, करेक्ट टाइप का पोलन ग्रेन है, मुझे अच्छा लग रहा है, कंपैटिबल है, मेरी ही स्पीशीज़ का है और इसके साथ मिलकर अपने गैमेट को फ्यूज कराया जा सकता है, तो ये पता है क्या करेगा, ये इस पोलन ग्रेन को परमिशन देगा
सही सुन रहे हो आप लोग। क्या होगा? पिस्टल इस पोलन ग्रेन को परमिशन देगा। तो सोचो कंसेंट कितनी बड़ी चीज है। जब तक इसको परमिशन यानी कंसेंट नहीं मिलती तब तक ये पोलन ग्रेन अपनी ट्यूब यहाँ से नीचे नहीं ले जा सकता, इसकी ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो अगर पिस्टल ने इसको परमिशन दे दी कि हाँ तुम कंपैटिबल हो, हाँ तुम सही हो, तुम एक राइट टाइप के पोलन ग्रेन हो मेरे लिए, तब जाकर उसकी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और ओवरी के अंदर एंटर करेगी। और जब ये ट्यूब एंटर करेगी ना, इस ट्यूब के अंदर मेल गैमेट ट्रैवल करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था? पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है। तो यहाँ डायग्राम में देखो, ये देखो 2 मेल गैमेट, 1 और 2। ये 2 मेल गैमेट्स यहाँ से अब नीचे जाने वाले हैं और नीचे जाकर एंटर करने वाले हैं इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे, एम्ब्रियो सैक में जाएंगे। वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट। तो इन दोनों में से एक मेल गैमेट हमारे फीमेल गैमेट यानी एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, एक इसके साथ फ्यूज करेगा। जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलते हैं तब बनता है जाइगोट। और इस प्रोसेस को आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल। तो फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अगर अचीव करना है तो पॉलिनेशन के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद में ही होगा। तो एक बार पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, पोलन ट्यूब ग्रो हो जाए, उसके बाद ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो सकता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो सकता है। जाइगोट क्या होगा? जाइगोट होगा पहला सेल नेक्स्ट जनरेशन का, क्योंकि गैमेट तो आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ न्यूक्लियर, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन करते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं जैसे पेरेंट में थे। तो यहाँ से ये बन जाएगा फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। और पता है दूसरे न्यूक्लियस का क्या होगा? ये जो दूसरा न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस इन दोनों न्यूक्लियस के साथ जाके मिक्स होगा। मतलब यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो जब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या ट्रिपल फ्यूजन। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और एक बार ट्रिपल फ्यूजन होगा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बनेगा एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर कहलाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियस से मिलकर बना है, तो ये होगा ट्रिप्लॉइड। तो ये होगा 3n कंडीशन वाला। एक बार ये 3n कंडीशन वाला एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पर डिवाइड करेगा और बनाएगा फूड। ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू फूड। तो ये एंडोस्पर्म फूड है और वो जो जाइगोट था वो फ्यूचर का प्लांट है। तो वो जाइगोट अपने सेल्स का काउंट बढ़ाएगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा एम्ब्रियो में। तो ये है आपका एम्ब्रियो, ये है आपका एम्ब्रियो और ये है उस एम्ब्रियो का फूड। तो आपने देखा प्लांट ने कितने अच्छे से काम किया। उसने ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में नया फ्यूचर का सेल भी बनाया जो फ्यूचर का प्लांट है, और उस फ्यूचर के प्लांट की ग्रोथ अश्योर हो सके उसके लिए खाना भी बनाया, ताकि वो बाहर के किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट ना रहे। अंदर ही अंदर उसके लिए खाना भी है ताकि ग्रोइंग कंडीशन में उसको खाना भी मिल सके, ठीक है, ग्रोइंग कंडीशन में उसको खाना भी मिल सके। और हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो बाहर का जो ओव्यूल था वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा सीड में। तो देखो भैया, यहाँ तक तो ये ओव्यूल था, अब ये है सीड। इसने अपने आप को बाहर से सीड में बदल लिया है। बाहर की वॉल इसकी हार्ड हो गई है, बन गया है सीड कोट। सीड कोट है, सीड है वो पूरी, अंदर है एम्ब्रियो और साथ में एम्ब्रियो का फूड यानी एंडोस्पर्म, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक सीड में। और ये सीड कहाँ है? ये सीड है ओवरी के अंदर, और ये बाहर की ओवरी क्या करेगी? पकना शुरू करेगी, पकना शुरू करेगी और पक पक के राइपन होकर, मैच्योर होकर बना लेगी खुद को फ्रूट में, ठीक है, बदल देगी खुद को फ्रूट में। तो इस तरीके से पूरी कहानी चलती है, इस तरीके से पूरी कहानी चलती है। तो देखो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई, परमिशन मिली तो पूरी ग्रोथ हुई, अंदर तक आया, दोनों गैमेट्स को अंदर पहुंचाया। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना चाहिए, फ्यूज करके क्या बनाना चाहिए? फ्यूज करके बनाना चाहिए जाइगोट, फ्यूज करके बनाना चाहिए जाइगोट। और फिर जाइगोट क्या करेगा? न्यू प्लांट में ग्रो करेगा, न्यू प्लांट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर क्या होगा? जाइगोट डिवाइड करेगा बहुत बार, अपने आप को कन्वर्ट करेगा एम्ब्रियो में। और ये सब कहाँ होने वाला है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल क्या कर रहा है? खुद के बाहर एक टफ सा कोट डेवलप कर रहा है और बन रहा है सीड में, कन्वर्ट हो रहा है सीड में।
ओवरी भी रैपिडली ग्रो कर रही है, रैपिडली मैच्योर हो रही है, राइपन हो रही है और खुद को कन्वर्ट कर रही है फ्रूट में। और पता है बचे हुए स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, जो सेपल्स थे, पेटल्स थे, सब झड़ के गिर जाते हैं, सब झड़ के गिर जाते हैं। तो मैक्सिमम प्लांट्स में बाकी सारे स्ट्रक्चर्स विथर एंड फॉल ऑफ, ठीक है, क्या करते हैं, श्रिवल करते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, सूखते हैं, झड़ते हैं और गिर जाते हैं। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का ये होता है। तो इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो, देखो पहले ये ओवरी थी, ये अंदर के ओव्यूल थे, अब यही ओवरी पक गई है भैया, पूरा बड़ा सा आपका फ्रूट बन गया है और अंदर के जो आपके ओव्यूल्स थे वो अंदर आपकी सीड बन गए। ये एक ऐसा प्लांट है टोमेटो जिसमें सेपल्स जो हैं ये अभी झड़ के गिरे नहीं हैं, तो ये परसिस्टेंट है, चिपके ही रह जाते हैं, ब्रिंजल में भी चिपके ही रह जाते हैं, बाकी लगभग सब में झड़कर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होता हुआ देखोगे। तो चलो बुक में लिखा क्या है, मैं एक बार आपको वो रीड करके भी बता देती हूँ। देखो आपकी बुक ने क्या कहा था बेटा, आपकी बुक ने कहा था कि एक बार पोलन ग्रेन लैंड कर जाए सूटेबल स्टिग्मा पे, ठीक है, करेक्ट स्टिग्मा पे, उसके बाद उसको फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना है जो ओवरी के अंदर है। फीमेल जर्म सेल कौन है, एग सेल, जो कहाँ है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर, वहां तक इसे पहुंचना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पोलन ग्रेन को एक ट्यूब ग्रो करानी पड़ेगी, जिस ट्यूब का पोलन ट्यूब कहोगे। ये पोलन ग्रेन से बाहर निकलेगी, ट्रैवल करेगी स्टाइल से होते हुए ओवरी तक रीच करेगी। एक बार रीच कर जाएगी फिर क्या होने वाला है, फिर होने वाला है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसी प्रोसेस को मैम ने कहा था फर्टिलाइजेशन। तो मेल जर्म सेल जो प्रोड्यूस किया है पोलन ग्रेन ने, वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जब ये फ्यूजन होगा तो मैं कहूँगी मैम फर्टिलाइजेशन हो चुका है और बन गया है मेरा जाइगोट, बन गया है मेरा जाइगोट। यही जाइगोट केपेबल है कि और फर्दर ग्रो करता जाए करता जाए करता जाए और बना ले मेरे लिए न्यू प्लांट। तो मुझे अगर न्यू प्लांट चाहिए तो वो बिना जाइगोट के नहीं मिल सकता। तो यहाँ से मैंने जाइगोट बनवा लिया। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और जो नया सेल बना उसे मैंने क्या कहा, जाइगोट कहा। तो जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगली जनरेशन का जो पहला सेल है वो है मेरा जाइगोट। दो गैमेट्स फ्यूज हुए थे, दो हैप्लॉइड गैमेट्स, नेक्स्ट जनरेशन का पहला सेल जाइगोट बना दिया दोनों ने मिलकर, ठीक है। अब देखो बुक वाले ना बहुत प्यार से रखते हैं आप लोग को, छोटे बच्चों की तरह, तो उनने आपको दूसरे मेल गैमेट का क्या हुआ था नहीं था ऐसी कोई बात बताई ही नहीं। बट आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीड के अंदर फूड होता है और ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है। तो फूड कैसे बनता है, दूसरे मेल गैमेट और वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के फ्यूजन से, मतलब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन से वो बना था फूड, ठीक है, एंडोस्पर्म नाम था उस फूड का। अब यहाँ पर जो आपको बताया है वो बताए हैं डायरेक्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट को डिवाइड करवाना है एम्ब्रियो में, कहाँ पर होगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल से डेवलप करवानी है एक टफ कोट और उसे कन्वर्ट करा देना है सीड में, ठीक है। ओवरी को ग्रो करवाना है रैपिडली, राइपन करना है और पका कर उसे कन्वर्ट कर देना है फ्रूट में। साथ साथ क्या होगा, साथ साथ आप देखोगे कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमिन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, सब कुछ श्रिवल करेंगे और झड़कर गिर जाएंगे। सो एवरीथिंग विल श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो ये लाइन भी ढंग से ध्यान रखना। किसी ने पूछ लिया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बताओ तो सब बताना पड़ेगा, राइट फ्रॉम सीड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, टू ऑल दी स्ट्रक्चर्स श्रिवलिंग एंड शेडिंग ऑफ, ठीक है, सारी चीज़ें बतानी है हमें उन्हें। अब एक आखिरी चीज़ जो हमारे पास बच गई है ना, वो बच गई है कि नया प्लांट आएगा कैसे बाहर। नया प्लांट तो सीड के अंदर है मैम, हमें तो मालूम है सीड को उगाओगी आ जाएगा। यही चीज़ करनी है, जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती वो वहीं पे रहता है अंदर, अंदर ही अंदर खाना खाता है, सांस लेता है, जीता रहता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, सफिशिएंट मॉइस्चर है, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई है, सनलाइट है, तब क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, सीड के अंदर से न्यू प्लांट निकल के बाहर आता है। ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें सीड के अंदर से फ्यूचर प्लांट यानी एम्ब्रियो सीडलिंग के फॉर्म में बाहर आना शुरू कर दे, इस प्रोसेस को आप कहते हो जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को आप कहते हो जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है कि आपने सीड डाली,
फेवरेबल कंडीशंस मिली उसे, टेम्परेचर ऑप्टिमम था, सफिशेंट वाटर था, सफिशेंट ऑक्सीजन, सनलाइट, सब कुछ था। तो क्या होना शुरू हुआ, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था उसमें से आपने देखा कि दो आउटग्रोथ्स निकल रही हैं, ठीक है, दो ऐसी डंडी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो रैडिकल, और ये रैडिकल बनाता है फ्यूचर की रूट, ठीक है, आर से रखेंगे आर याद, ये रैडिकल बनाता है फ्यूचर की रूट। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हो प्लूम्यूल, और ये बनाता है फ्यूचर की शूट, ये बनाता है फ्यूचर की शूट। तो फ्यूचर में प्लांट जब ग्रो होगा नया प्लांटलेट के फॉर्म में, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था उससे दो पार्ट्स निकलेंगे, एक पार्ट नीचे की तरफ, एक पार्ट ऊपर की तरफ। तो जो पार्ट नीचे की तरफ निकला उसे मैंने रैडिकल कहा, रूट बनाएगा पूरी रूट सिस्टम। जो पार्ट ऊपर की तरफ निकला उसे मैंने कहा प्लूम्यूल, और वो बनाएगा पूरी शूट, मतलब पूरा स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, एवरीथिंग, तो वो कहलाएगा प्लूम्यूल, वो बनाएगा फ्यूचर शूट, ठीक है। इसके अलावा हमारी बुक में एक डायग्राम है बेटा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक डाइकॉट सीड का, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट क्या होता है, जिनमें एक सिंगल कॉटिलिडन यानी एक सिंगल फूड रिजर्व प्रेजेंट है। डाइकॉट क्या होती है, जिनमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है, फूड को स्टोर करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो सीड लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब प्लांट बाहर निकलता है, अगर आपको ऐसे दो सीड लीव्स निकलती दिखे तो ये एक डाइकॉट प्लांट है। तो ये दो सीड लीव्स की तरह निकलता हुआ आपको कॉटिलिडन दिखाई देगा, और इन्हीं कॉटिलिडन में फूड स्टोर था। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये एक डाइकॉट सीड है। नहीं है, भुट्टे जैसा स्ट्रक्चर है, मेज जैसा, एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये एक आपकी मोनोकॉट सीड है। तो एंजियोस्पर्म्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स यानी कि सीड लीव्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे। एंड विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। काफ़ी सिंपल था, आई होप सिंपल था, आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें कुछ ऐसा देखा जिसमें हमने दो बार फर्टिलाइजेशन या दो बार फ्यूजन होते हुए देखा। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हुआ, फर्टिलाइजेशन कहा। एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज़ हुआ, ट्रिपल फ्यूजन कहा। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सो आई होप विद दिस you have understood everything about a flower and how is it helping in reproduction. You have understood कि ovules कैसे seed बने and ovaries कैसे बनी है fruit. If at all this lecture was helpful to you, please do like, share and subscribe. That's it from my side for today. Thank you so much. I'll see you in the next class and we will be learning about human reproduction then. Till then, take care. Bye-bye.